नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ दो टूक और दमदार संदेश दिया कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, इसीलिए जीत भी वहां पहुंचेगी। कहने का मतलब यह है कि मोदी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है, बंगाल फतह। तो वहीं लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर बहस शुरू हुई। राहुल गांधी के बजाय कांग्रेस के मनीष तिवारी उतरे पहले मैदान में, पर थोड़ी ही देर के बाद राहुल गांधी को जब लगा कि मौका हाथ से निकल रहा है तो वो कूद पड़े, और कूदते ही वही पुराना राग। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस सारी संस्थानों पर कब्जा कर रही है, ईडी, सीबीआई, आईबी, आईटी और चुनाव आयोग तक। और फिर सबसे बड़ा आरोप कि वोट चोरी राष्ट्र विरोधी काम है। जैसे ही राहुल ने यह कहा, बस संसद में हंगामा, शोर, विरोध, पूरा माहौल आग की तरह भड़क गया। बीजेपी सांसदों ने पलटवार किया कि वोट चोरी किसने की, अपने घर के भीतर देखो पहले। तो साथ ही राज्यसभा में वंदे मातरम की चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष को जमकर धोया। तो कैसे पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से आज संसद में फंसा विपक्ष, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कैसे विपक्ष संसद में फंस गया? देखिए, 4-5 डेवलपमेंट्स हैं आज, जिसको समझना जरूरी है। और एक समग्र रूप में अगर उसे देखेंगे तो राहुल गांधी की स्थिति वैसी हो गई है कि इनको ऑमलेट खाने का मन किया, बाजार गए, एग्स खरीदे, बड़े संभाल के घर तक लाए, सब कुछ तैयारी कर ली, और किचन पहुंचते ही सारा अंडा जो है हाथ से गिरा दिया, सब कुछ गिर गया, खत्म। पिछले एक साल से ये वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, किस लिए? टुडे वॉज द डे जब राहुल गांधी को पिछले एक साल में जितनी भी उन्होंने मेहनत की थी, उसका निचोड़ लोकसभा में अपनी भाषण से करना चाहिए था, और वो एजेंडा सेट कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ? आज का जिस तरीके का शर्मनाक परफॉर्मेंस विपक्ष की तरफ से था, वो इतने 1-1.5 साल से जिस मुद्दे को पकाना चाह रहे थे, वो अंडे की तरह टूट फूट गया, खत्म हो गया। इनसे राजनीति नहीं होगी, नहीं हो सकता। पहली गलती, राजनीति में एकदम बिल्कुल ये अनसेड रूल है, the leader, the party that controls the narrative wins the election। 2 दिन से हल्ला हो रहा था, कहीं वंदे मातरम पे नहीं बोलेंगे राहुल गांधी, नहीं, बहन बोलेगी। खबर आई कि राहुल गांधी अगर वंदे मातरम पे बोलते तो नुकसान हो जाता, भविष्य में वो फंस जाते, मीम से बनता। बोलते क्या, शामिल भी नहीं हुए चर्चा में अमित शाह, इसलिए वो वहां से भाग गए। तो मालूम चला कि भाई कुछ जेएनयू के प्रोफेसर मेरे के साथ बैठे हुए थे कल दिन भर, जिन्होंने बताया कि कैसे इस मुद्दे को उठाना है। तो भाई उठाते सवेरे सवेरे आप आकर के 1 घंटे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पे आकर के भाषण दिया, और जो ट्यून जो है वो सेट हो गया, नैरेटिव जो है वो फिक्स कर दिया। प्रधानमंत्री जो बोले उसी के इर्द गिर्द चीजें हुई। आप तो कायदे से कोई सवाल तक नहीं पूछ पाए। क्या राहुल गांधी को डर था कि वो पहले बोलते तो बीजेपी के सांसद जवाब देते, इसीलिए लेट आए? ये पता नहीं। कोई कह रहा है कि लेट से ही उठे, माता जी का बर्थडे था तो कल रात देर तक पार्टी हुई, तो वो जग नहीं पाए। भाई आप सवेरे सवेरे आते, सब लोग इंतजार हो रहा था, कोई भी बोलता। अचानक से लास्ट मोमेंट में मालूम चलता है मनीष तिवारी बोले। और मनीष तिवारी उस तरह के व्यक्ति नहीं कि अनप्रिपेयर्ड हो, साफ लग रहा है कि वो कागज पे हाथ से लिख करके जो है ना 4-5, और जब आप 8-10 चीजों को अपने भाषण में समाहित करने की कोशिश करोगे तो फोकस हट जाता है। तो मनीष तिवारी का भाषण का भी फोकस हटा हुआ था। तो एक तो बड़ी गलती आपने कर दी, और जब आप आए तो नए रूप में आप नजर आए, तो बहुत सारे लोगों ने पहचाना नहीं। सब सोच रहे थे राहुल गांधी फिर आएंगे व्हाइट टी शर्ट में, तो वो आज पजामा कुर्ता में आ गए। और हमेशा क्लीन शेव रहते हैं, लेकिन आज दाढ़ी। हाँ, वो डिजाइनर वो जेएनयू वालों का, वामपंथियों का इम्पैक्ट था ना, कि थोड़ा मैच्योर दिखना है।
यू लुक टू यंग टू टॉक ऑन सीरियस इश्यूज। अब फिर एक गलती, जितना भाषण था उसमें 70% वो आरएसएस और बीजेपी को गालियां देते रहे जी। और देखिए क्या, मैं बार बार कल भी मैं कह रहा था ना, ये जो नक्सली लोग जेएनयू में जो घूमते हैं, ये चलता फिरता पॉलिटिकल ज़ॉम्बी बन गया है। वो फिल्मों में देखते हैं ना ज़ॉम्बी, क्या बात कर रहे हो। आरएसएस आजादी के बाद से हिंदुस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा करना चाहती है, और पहला कब्जा क्या है, तो वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बना रही है। डांट पड़ी। स्पीकर ने कहा कि भाई साहब आप आए हो चुनाव में बदलाव के लिए, और आप क्या है यूनिवर्सिटी, और कारण क्या है। वो जेएनयू वाले प्रोफेसर ने बताया कि वो लोग वाइस चांसलर नहीं बन पा रहे हैं आजकल, तो वहां से वो कहानी आई। अब कोई आदमी ये समझाए कांग्रेस पार्टी को कि भाई साहब 70 साल आप रूल किए बिना किसी रोक ठोक के, और इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर रही थी आरएसएस बीजेपी। अजीब कहानी है। अर्ली 80s में तो 2 सांसद भी नहीं होते थे, 2 ही सांसद थे ना पहले, और इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर रही थी। और आप क्या कर रहे थे, मुस्लिम अपीजमेंट चल रहा था। यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हो, कोई बताएगा कि आजादी के बाद से देश का लगातार 4 एजुकेशन मंत्री वो मुसलमान क्यों था भाई, यही सेक्युलरिज्म का अफीम चटवाने के लिए सबको। इंस्टीट्यूशन पे कब्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस को चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन से हटा दिया। अरे मैं तुमको तो जोड़ दिया। पहले तो सोनिया गांधी के दोस्त की हस्बैंड को बना देते थे, चाहे वो कितना भी गड़बड़ हो। हाँ, सोनिया गांधी को जो बचा दिया, उस चीफ इलेक्शन कमीशन को बाद में तुमने मंत्री बना दिया, गिल साहब को। ये सब तो ऐतिहासिक तथ्य है ना। और पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा ये डिस्कशन नहीं होता था, ये गांधी परिवार के डिनर टेबल पर तय होता था, और अगले दिन अखबार में देश को और विपक्ष को और तमाम सांसदों को मालूम चलता था। आप डेमोक्रेसी की बात करोगे, ये छोड़ दो, अपनी मम्मी का हाल बताओ कि 80 में वो वोट कैसे दी जब 83 में सिटीजन बनी। और देशद्रोह के बारे में आपको बात करने का क्या अधिकार है। एक विदेशी मां के कोख से तुमने पैदा लिया है, कभी मां से पूछा कि कोई बताएगा कि 67 में शादी हुई, उसके बाद 16 साल तक वो किस बात का इंतजार करते रही कि हमको भारत का नागरिक बनना है या नहीं बनना है, बने या ना बने, बने या ना बने। त्याग की मूर्ति है। जब आप खुद परेशान हो तो आपका कमिटमेंट इससे मालूम चलता है कि यू नेवर लव्ड दिस कंट्री। और जब संजय गांधी की मौत हो गई, जब यह लगा कि नहीं भाई यहां अब तो वारिस बनना पड़ेगा, नाउ ये मजबूरी है कि राजीव गांधी वो अगला प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि उसकी पत्नी विदेशी नहीं है। दैट वाज द रीजन 1983 में वो सिटीजन बनी। संजय गांधी जीवित होते, राजीव गांधी पॉलिटिक्स में नहीं होते, तो सोनिया गांधी अभी तक भारत की नागरिक नहीं बनती। तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। ये तथ्यात्मक चीज है, ये तथ्यात्मक चीज है कि 1983 में बनी, 67 में शादी हुई। ये 16 साल किस चीज के लिए आप इंतजार करते रहे। दोनों बच्चे जो पैदा हुए वो उस वक्त हुए जब मां इटालियन थी, वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं थी। तो ये सारी बातें हैं। आप आकर के
अपने हाथ भाई आपको अगर इस वोट चोरी को उठा करके इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो राष्ट्र विरोधी काम है। तो वोट चोरी तो राष्ट्र विरोधी तो मम्मी ही कर दी, वोट चुराया ना भाई। वोट चोरी की कहानी तो बहुत लंबी है। सबसे बड़े वोट चोर तो नेहरू हो गए। कोई जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किसी का वोट आपको नहीं मिला, सब लोग पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, आप बन गए। वोट चोरी में किसी बड़े नेता को सजा मिली है तो वो तो इंदिरा गांधी है, इमरजेंसी लगा दी। वोट चोरी तो इसका मतलब जब तक अभी तक जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही, वोट चोरी। कहानी बता रहे हैं कि पैसा दे दिया जाता है। तो झारखंड में तो बड़े बल्ले बल्ले कर रहे थे कि वहां जो है महिलाओं को पैसा ट्रांसफर किया गया और इंडी गठबंधन जीत गई। आज आप कह रहे हो कि भाई कि ये जो पैसा ट्रांसफर ये वोट खरीदने की जैसे है। तो झारखंड में आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दो, बोलो कि जो सोरेन साहब ने जो है गलत काम किया, हेमंत सोरेन को पैसे नहीं बांटने थे, अब पैसा खत्म हो गया है तो हेमंत सोरेन मोदी के पास आ रहे हैं कि सर कुछ पैसे दे दो, बहुत सारा औकात से बाहर हमने जो है वादा कर दिया है वो हो नहीं रहा है, पैसे दे दो, हम आपके साथ आ जाएंगे और ये कांग्रेसियों को भगाएंगे। तो ये तो समस्या है। बांग्लादेशियों के ऊपर कुछ नहीं बोला। देशद्रोह वो है कि जब कोई पार्टी एक सर्टेन सेक्शन को अपीज करने के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करती है। देशद्रोह वो है कि जब घुसपैठियों को, नॉन सिटीजन को यहां वोटिंग राइट कैसे मिले उसके लिए जद्दोजहद करती है। देशद्रोह वो है जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की अवहेलना करता हो। देशद्रोह वो है जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा होता हो। देशद्रोह वो है जो विदेश में जाकर के ये कहे कि सरकार को गिराने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। ये होता है देशद्रोह। देशद्रोह वो है कि जब आप अपनी आर्मी के ऊपर सवाल करते हैं, आर्मी से सबूत मांगते हैं। देशद्रोह वो है जब आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। देशद्रोह वो है जब हमारी सेना लड़ रही होती है तो चाइनीज एम्बेसी में जाकर के हक्का नूडल्स खा रहे होते हो। ये देशद्रोह है। राहुल गांधी ने आज अपने हाथ से 1.5 साल से जिस मुद्दे को वो राजनीतिक स्तर पर लेकर के जाना चाह रहे थे, आज अपने हाथों से उन्होंने दफन कर दिया। और यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। उनको भी लगा होगा कि अब ये बहुत चला गया। एसआईआर के चक्कर में जितना हम लोग उससे फायदा उठा सकते थे हमने फायदा उठा लिया। अब एसआईआर के मुद्दे को खत्म कर दो, राहुल गांधी को बोलने का मौका दे दो। राहुल गांधी बोले और ये मुद्दा आज के बाद से खत्म हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी का बंगाल मिशन और विपक्ष बैकफुट, चुनाव सुधार पर बहस, राहुल की स्क्रिप्ट ध्वस्त, वंदे मातरम पर चर्चा, विपक्ष की दोहरी सोच एक्सपोज। आज विपक्ष के पास न जवाब था, न रणनीति, न दिशा। विपक्ष लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों में पूरी तरह से फंसा रहा और कांग्रेस का हाल सबसे बुरा रहा। राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में रहे। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।